वेलकम बैक टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। आज हम हमारे इसके अनदर 5 क्वेश्चंस करेंगे और ये आज के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप इसको पेन एंड पेपर लेके साथ में नोट्स बनाते जाइए या फिर इस वीडियो को बार बार सुनिए जिससे आपके दिमाग में ये वाले क्वेश्चंस बैठ जाएं, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So let's start the first question of today's class. Match the test given in list 1 with the chemical compounds in list 2. तो इसमें है लिस्ट 1 में फेलिंग टेस्ट, सेल्विनॉफ टेस्ट, जेल्डाल टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिएक टेस्ट, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, और लिस्ट 2 में नाइट्रोजन, फ्री फैटी एसिड, कीटो शुगर, aromatic amino acid, reducing sugar, distinguish between mono and disaccharides, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, और साइड में उनके कोड्स हैं जो मैच करने हैं। अब आपने ये वाले जो टेस्ट हैं, आप अगर जो लोग साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने 11-12 में साइंस लिया होगा तो उन्होंने ये फिर भी केमिस्ट्री में एक आध बार पढ़ा होगा, बट जो लोग नहीं हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा इसको ज़्यादा मेमोराइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस करिए इसको मेमोराइज़ करने में। तो ये है, इसका एक इजी तरीका है। तो सबसे पहले हम टेस्ट लिख देते हैं साइड में, कोड याद कर लीजिए MBBS, ठीक है। M फॉर मॉलिश, B फॉर बेनेडिक्ट और फेलिंग। बेनेडिक्ट और फेलिंग अलग अलग हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ये लोग टेस्ट सेम शो करते हैं इसलिए हमने उसको बेनेडिक्ट ऑब्लिक फेलिंग लिखा है। अनदर B फॉर बारफोर्ड, S सिल्विनॉफ। तो आप इसको ऐसे याद रखिए MBBS और ऊपर रखिए गर्ल FM लेक्चरशिप। तो ये कोड इसलिए है क्योंकि यूजुअली गर्ल्स को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स हैं, तो FM पे चैटर यही सब बात होती है, तो गर्ल FM और लेक्चरशिप क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं तो लेक्चर्स में ज़्यादा बोलना होता है, तो गर्ल FM लेक्चरशिप। G स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, M फॉर माल्टोज, L फॉर लैक्टोज एंड S फॉर सुक्रोज। तो ये जो सारे चीज़ें होती हैं ये शुगर्स होती हैं, जो लोग अगेन मैं बोलूँगी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो अब इसमें भी 2 वैरायटी होती हैं, सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर होती है। इकलौती सुक्रोज है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं, बहुत बार आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसमें ऑप्शन सपोज दे दिया जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, तो उसमें आपको सुक्रोज चेक करना है। ये आप नोट ही कर लीजिए, मतलब जो आपका नॉर्मल शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, डैट इज़ सुक्रोज। उसमें भी अब आपका जो पहले के 2 होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो बाकी होते हैं वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। तो अब हमारे लिए क्या है, अब आप इस टेबल को समझिए कि हमारा जब हम मॉलिश टेस्ट करते हैं तो हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज सब पॉजिटिव दिखाते हैं, तो इसलिए पहले में सब पॉजिटिव है। फिर बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट जब होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज नेगेटिव टेस्ट दिखाता है, बाकी सब पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बारफोर्ड। तो हमारा बारफोर्ड सिर्फ और सिर्फ माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में नेगेटिव दिखाता है, बाकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पॉजिटिव दिखाता है, मतलब कि वो डाइसैकेराइड्स को नेगेटिव दिखाता है और मोनोसैकेराइड्स को पॉजिटिव दिखाता है। फिर हमारा सेलिमनॉफ टेस्ट है जो हमारा ग्लूकोज को भी नेगेटिव दिखाता है, माल्टोज को और लैक्टोज को, जो कि ट्रिकी है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट टेबल में तो 0 नेगेटिव है, तो 0 1 3 3। सेकेंड टेबल में 1 नेगेटिव है तो 1। फिर थर्ड रो में आपके 3 नेगेटिव है, फोर्थ में भी 3 ही नेगेटिव है, बट उनका ऑर्डर चेंज है। तो वो आपको थोड़ा एक पिक्चर, आप बार बार ये टेबल देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पिक्चर ये फॉर्म हो जाएगी दिमाग में, तो आपको याद रहेगा। तो MBBS स्टैंड्स फॉर मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेल्विनॉफ, और यहाँ पे हमारा शुगर्स में एग्जिस्ट करता है गर्ल FM लेक्चरशिप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जिसमें हमारा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर। और मोनोसैकेराइड्स में हमारे 2 आते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और बाकी जो है 3 माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, वो हमारा डाइसैकेराइड में आता है। आई होप आपको ऐसे याद हुआ होगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब हमारा ये था
क्वेश्चन कि फेलिंग टेस्ट, सेल्विनॉफ टेस्ट, जेल्डाल टेस्ट और ये दोनों ज़ैंथोप्रोटिएक और नाइट्रोप्रोसाइड क्या क्या मेजर करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें जेल्डाल जो होता है वो हमारा जो लैब में प्रोटीन एस्टिमेट करने के काम आता है। और प्रोटीन वो अगर इसमें ऑप्शंस में प्रोटीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसका नाइट्रोजन टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें हम परसेंट नाइट्रोजन आता है जिसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6.25, एक फैक्टर होता है जिससे हमारा प्रोटीन कंटेंट निकल के आता है। तो हमारा इसमें सीधा सीधा आप ये आंसर तो याद ही कर लीजिए कि जेल्डाल जो होता है वो नाइट्रोजन ऑब्लिक प्रोटीन को मेजर करने के काम आता है। फिर हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है हमारा, हमने अभी देखा कि अब ऐसे तो हमने टेबल में देखा कि फेलिंग टेस्ट आपका जो होता है वो सिर्फ सुक्रोज, मतलब कि ऐसे दिखाया है कि सुक्रोज के लिए नेगेटिव दिखाते हैं, बाकी सब के लिए पॉजिटिव। पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि हमारा सुक्रोज ही है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर है। तो अब इधर देखिए, फेलिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, नाइट्रोजन जो हमारा जेल्डाल का हो ही गया है, फ्री फैटी एसिड्स, कीटो शुगर, एरोमेटिक अमीनो एसिड, रिड्यूसिंग शुगर, मोनोडाइसेकेराइड्स और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। तो सीधा सीधा अमीनो एसिड तो कट गया क्योंकि वो तो प्रोटीन का पार्ट होता है। अब आपका सैकराइड्स बचा, जितने भी सैकराइड्स होते हैं वो शुगर होते हैं। तो सैकराइड, रिड्यूसिंग शुगर और हमारा कीटो शुगर। तो हमारा इसमें रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि हमारा सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब में वो पॉजिटिव दिखाते हैं और बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। फिर हमारा आता है सेल्विनॉफ टेस्ट। तो सेल्विनॉफ टेस्ट का हमारा इसका आंसर ये आप या तो इसमें से डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर आपको जब आप जैसे कि आपने फेलिंग मैच कर लिया, जेल्डाल मैच कर लिया, बाकी दो मैच कर लिए तो आपका सेल्विनॉफ का सीधा सीधा आ जाएगा। पर सेल्विनॉफ होता है कीटो शुगर के लिए। फिर हमारा आता है ज़ैंथोप्रोटीक टेस्ट। अब आप इसे याद रखिए, जिसमें भी प्रोटीन आता है, प्रोटीक आ गया, नाइट्रोप्रोसाइड और टेस्ट और ज़ैंथोप्रोटीक, तो इसका मतलब वो अमीनो एसिड या प्रोटीन से रिलेटेड है। अब ज़ैंथो का इसको मतलब कैसे मैं आपको बताऊं कि ज़ैंथो जो होता है वो एरोमेटिक से लिंक होता है। तो आप इसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में चल जाएगा इसलिए मैं आपको एकदम डिटेल नहीं बता रही हूँ, बहुत टेक्निकल हो जाएगा उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेंजीन रिंग वगैरह बना के। तो आप इसको समझिए, ज़ैंथोप्रोटीक टेस्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। प्रोटीक से आपका अमीनो एसिड आ गया है और ज़ैंथो से आपका एरोमेटिक आ गया। फिर हमारा नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। जो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हो गया वो नाइट्रोजन यानी कि सल्फ़र उस चीज़ से रिलेट हो गया, क्योंकि और साइड में है ये प्रोसाइड, तो फिर ये पी से हम ऐसे प्रोटीन को लिंक कर लेते हैं सिर्फ याद करने के लिए। तो हमारा इसमें हो गया सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड। देखिए, फेलिंग टेस्ट का एक और बार हम याद करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होगा। सेल्विनॉफ टेस्ट का हमारा कीटोज शुगर होगा। आप इसको एसके की तरह भी याद कर सकते हैं या कैसे भी। जेल्डाल टेस्ट को नाइट्रोजन हो गया, या तो प्रोटीन आएगा तो प्रोटीन करेंगे हम। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट हो गया हमारा अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हो गया हमारा सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में फर्स्ट 3 आते हैं, फेलिंग टेस्ट, सेल्विनॉफ और जेल्डाल। ये जो लास्ट के 2 हैं ये बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप फर्स्ट 3 तो एकदम से दिमाग में बैठा ही लीजिए और कोशिश करिए कि आप ये टेबल अच्छे से समझ लें और याद आपके पिक्चर एकदम फॉर्म हो जाए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले आपको रफ शीट मिल जाती है, उसमें आप पहले ही आप ये सब बना के रख लीजिए। और अगर नहीं भी हो रहा है तो इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप इट्स ओके, आप बाकी सब पे फोकस करिए क्योंकि हमें कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है। Next question. Oh, sorry. Yes. Match the nutrient in list 1 with its deficiency symptom in list 2. जैसे मैंने आपको बोला था आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इससे भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे लिस्ट 1 में क्या है? फॉलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, राइबोफ्लोविन। और हमारे लिस्ट 2 में है टेटने, माइक्रोसाइटिक अनीमिया, काइलोसिस, कॉलिनविकिया, मेगोब्लास्टिक अनीमिया, hypoglycia and impaired mental function.
तो इससे पहले आप पहले ये डिसीज़ेस का मतलब समझ लीजिए कि डिसीज़ेस होते क्या हैं, तभी तो आप मतलब समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट से क्या होता है। तो पहला हमारा टेटने। टेटने में क्या होता है कि आपका बहुत इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि आपने कभी कभी फील किया होगा या फिर आपने किसी को देखा होगा, कोई चल रहा है, अचानक से आपके में नर्व स्ट्रेच जाती है पैर की, आपको एकदम अचानक से दुखने लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट एकदम से इम्बैलेंस हो जाता है। और वो किस चीज़ की कमी की वजह से होता है? आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, अगर आप ये पैर वाला ही एग्जाम्पल दिमाग में बैठा रहे हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई, एकदम से आप रुके, तो बोन्स का, जबकि ये बोन से रिलेटेड होता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हमें याद करना है तो हम कर सकते हैं। तो बोन्स हमारा सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से लिंक होता है। तो हमारा टेटनी का कुछ भी होगा तो वो हमारा कैल्शियम की कमी से होगा। फिर अनीमिया का मैं आपको बताऊंगी आगे कि अनीमिया 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोसाइटिक और मेगाब्लास्टिक, और उनका क्या क्या किस किस वजह से होता है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया बेसिकली आपके आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें आपके छोटे छोटे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। जबकि मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक अनीमिया आपका विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की वजह से होता है, जिसमें आपके सेल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि बहुत लोगों को पता होता है कि अनीमिया आयरन की वजह से होता है, बट जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 टाइप के मिलते हैं, या बहुत कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किस वजह से होता है, तो उसका आंसर आपका विटामिन B12 और फोलिक एसिड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट्स में बहुत कम पाया जाता है, तो उसकी वजह से अगर हम वेजिटेरियंस में देखें तो ज़्यादातर मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, जबकि बाकी में माइक्रोसाइटिक, जो कि आयरन की वजह से होता है। फिर हमारा काइलोसिस। काइलोसिस क्या होता है कि आपके ना मतलब जैसे आपका मुंह है तो उसके साइड में कॉर्नर्स में एक क्रैक जैसा दिखता है, या फिर आपको एकदम से सूजन हो जाता है और वो बहुत पेन करता है। तो वो यूजुअली क्यों होता है? या तो आपने कभी डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने डेंचर आपका ढंग से फिक्स नहीं किया, तो इस वजह से या तो स्वेलिंग आ गई आपके, या फिर मतलब रिलेटेड टू डेंटल प्रॉब्लम्स मोस्टली होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो हमारा राइबोफ्लोबिन या फिर हमारा विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है कॉलिनकिया। तो कॉलिनकिया क्या होता है? ये आपका नेल से रिलेटेड होता है। आपके नेल्स बहुत पतले हो जाते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं कि गर्ल्स अपने नेल्स पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ गर्ल्स के मतलब बहुत पतले नेल्स हो जाते हैं, या फिर वो एकदम से फ्लैट हो जाते हैं, या अजीब से शेप के हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? वो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो नेक्स्ट है आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। वो मैं बता चुकी हूँ कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। आप इन डिसीज़ेज़ की डेफिशिएंसी जितना बार आप दिमाग में सुनेंगे, रिपीट करेंगे, लिखेंगे, उतना जल्दी आपको दिमाग में सेटल डाउन होगा, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट इज़ हाइपोग्यूसिया। अब हाइपोग्यूसिया होता क्या है? आप इसको डिवाइड किए, हाइपो और ग्यूसिया। ग्यूसिया का मतलब होता है कि जब आप कुछ खा रहे हैं पर आपको उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, आपके टेस्ट के सेंसेशन चल जा रहे हैं। तो हाइपो लिंक हो गया हमारा कि आपका रिडक्शन हुआ है, मतलब कि आपको टेस्ट आ रहा है पर बहुत कम टेस्ट आ रहा है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको प्रॉपर टेक्सचर फील नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका हाइपोग्यूसिया होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारा इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन। तो ये तो सीधा सीधा है कि कोई टेक्निकल टर्म तो है नहीं, कि बस आपको कुछ होता है, कभी एंजाइटी फील होता है, या मतलब कि आप अजीब सा बिहेवियर करने लग जाते हैं, तो इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन होता है। तो अब इसको याद करने का तरीका है कि एक तो यही है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और माइक्रोसाइटिक तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, माइक्रोसाइटिक आयरन। फिर हमारा इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन, ये हमारा आयोडीन की कमी से होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आयोडीन आपका क्या होता है? नमक में डाला जाता है और टूथपेस्ट में डाला जाता है। जब वो ऐड आता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो मतलब नमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, नमक नहीं होगा तो आप इसका मतलब मेंटल हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये थोड़ा मतलब फ़नी कोड है, बट फिर भी हमें याद करने से मतलब है तो हम करेंगे याद।
तो इट कैन बी लिंक्ड लाइक दिस। तो आयोडीन हमारा इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन, इसलिए गवर्नमेंट ने सॉल्ट मतलब कंपनीज और हर जगह फोर्टिफाई किया, उन्होंने हर जगह आयोडीन डाला है, नमक में डाला है बेसिकली, जिससे कि वो हर डाइट में पहुंच सके, हर किसी को पहुंच सके। तो अब हम ऐसे ऑप्शंस मैच करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखते हैं। सी, फॉलिक एसिड एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जिंक हमारा हाइपोग्यूसिया से हो जाएगा कि अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी होती है तो आपको टेस्ट कम आता है, तो इसलिए हाइपोग्यूसिया। फिर हमारा कैल्शियम, वो मैंने आपको बताया टेटने कि आपको सेंसेशंस वगैरह एकदम से फील, नो एकदम से ऐसा लगेगा जैसे खिंच गई हो, नस खिंच गई हो, तो वो ऐसे करके, हालांकि उसके और भी रीज़न होते हैं पर हम इसको ऐसे ही याद करेंगे। आयोडीन हमारा इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन, कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके खाने में नमक है, वो है, क्योंकि हमें नहीं होना है मेंटल, इसलिए हम लेंगे। बहुत ज़्यादा नमक लेने से हाइपर टेंशन हो जाता है, पर उसकी कमी होने से ये हो जाएगा इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन। फिर हमारा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हमारा काइलोसिस से लिंक है। काइलोसिस क्या है, आपका जो साइड में, जो मैंने बोला कि जब कोई डेंचर प्रॉब्लम होती है या फिर आपके मुंह के साइड में एकदम सूजन आ जाता है, तो वो आपका राइबोफ्लेविन की कमी से आता है। ये आप क्वेश्चंस में अगेन बोलूँगी, बार बार सुनिए जिससे आपके दिमाग में सेटल हो जाए। सो नेक्स्ट, मैच द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ फूड्स इन लिस्ट 1 रिलेटेड टू द कैंसर प्रिवेंशन विद देयर सोर्सेज इन लिस्ट 2। अब हमारा लिस्ट 1 में है फाइटोकेमिकल, अल्फा लिपोइक एसिड, फ्लेवेनॉइड्स, ग्लूटाथाइन, सेलेनियम। लिस्ट 2 में है टोमेटोज, ग्रीन टी, पोटैटो, टर्मरिक, ब्रोकली, सी फूड, एस्पैरागस। तो ये आपका बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है, फाइटोकेमिकल्स में आपका फ्लेवेनॉइड्स भी इंक्लूड होता है, टोटल फिनॉलिक्स भी इंक्लूड होता है, स्कॉर्बिक एसिड सब इंक्लूड होता है। पर इसमें क्योंकि बोला गया कि आपको फाइटोकेमिकल्स मैच करने किसी एक से, ऐसे तो टोमेटोज़ में भी होता है, ग्रीन टी में भी होते हैं, पोटैटो सब में होते हैं, बट हमें सबसे प्रोमिनेंट वाला, मतलब कि जिसमें सबसे ज़्यादा आए, तो हम वो करेंगे। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें से ग्रीन वेजिटेबल्स कौन सी है, ब्रोकली और एस्पैरागस, पर हमारा फाइटोकेमिकल ब्रोकली में ज़्यादा होता है। ये आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, इसको और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप अपने तरफ से कोई कोड बना सकते हैं, और अगर आपको सही लगे तो आप हमारे संग ग्रुप में शेयर करिए टेलीग्राम पे, जिससे बाकी सबको भी आसानी पड़े। दूसरा, अल्फा लिपोइक एसिड, ये हमारे जितने भी होते हैं पोटैटोज़, आलू में देखा जाता है जितने भी लिपोइक एसिड होते हैं। फिर हमारा फ्लेवेनॉइड, फ्लेवेनॉइड हमारा ग्रीन टी में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ग्रीन टी के एड्स में कि उसमें कभी कभी बताते हैं कि इससे आपका वेट रिडक्शन होता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो उसका आप ऐसे याद कर लीजिए कि फ्लेवेनॉइड्स यानी कि फ्लेवर। एक तो ये चीज़ भी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ग्रीन टी जो होती है बहुत बिटर होती है, मतलब कड़वी होती है, कुछ कुछ को अच्छी भी लगती है, फ्लेवर लेस होती है, तो हम फ्लेवोनॉइड्स यानी कि ग्रीन टी, फ्लेवर लेस ग्रीन टी। ग्लूटाथाइन, तो ये हमारा जितना जो भी है ये पाया जाता है हमारा एस्पैरागस में, इसको आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं। फिर सेलेनियम, सेलेनियम हमारा मिनरल होता है जो कि हमारा सी फूड्स में पाया जाता है, और वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि आप सी में देखेंगे तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, हमारा नमक भी वहीं से होता है, रिवर्स ऑस्मोटिक से। तो क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत, सेलेनियम भी एक मिनरल है, तो वो आपका सी फूड्स में ही मिलेगा। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ इसका आंसर। फाइटोकेमिकल हमारा ब्रोकली में, अल्फा लिपोइक एसिड पोटैटोज़ में, आलू में, हमारा फ्लेवोनॉइड्स फ्लेवरलेस यानी ग्रीन टी, और हमारा ग्लूटाथाइन ये हमारा एस्पैरागस में, सेलेनियम हमारा सी फूड में, क्योंकि वो एक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैच द ऑर्गेनिज्म इन लिस्ट 1 विद द फूड थ्रू विच इट इज़ ट्रांसमिटेड इन लिस्ट 2। ऑप्शन ए सैल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, टीनिया सोलियम, ई शाइजेला। और ये लिस्ट 2 है, रॉ वेजिटेबल एंड सैलड, लो एसिड कैंड फूड, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, एग एंड मीट प्रोडक्ट, पोक एंड इट्स प्रोडक्ट्स, क्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स।
तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, 1 से 2 तो हर पेपर में आ ही जाते हैं, जिसमें आपसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ लेते हैं और देख लेते और पूछते हैं कि ये कौन से उसमें पाया जाता है, कौन से फूड में। तो इसको भी आपको डायरेक्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी कोई मैं आपको एकदम ऐसे स्पेशल ट्रिक तो नहीं, पर मैं बार बार बोलती हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो हमारा सैल्मोनेला जो होता है वो हमारा एग और मीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद करिए, सैल्मोनेला एग एंड मीट प्रोडक्ट्स। फिर हमारा स्ट्रेप्टोकोकस हमारा जो पाया जाता है वो हमारा पोक एंड इट्स प्रोडक्ट्स में क्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन होता है सैल्मोनेला और स्ट्रेप्टोकोकस में, तो आपको बहुत दिमाग में क्लियर रखने की ज़रूरत है कि सैल्मोनेला हमारा एग और मीट प्रोडक्ट्स में होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस हमारा क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लोग जिम करते हैं वो एग ज़रूर खाते हैं, तो वो सैल्मोनेला है। किसी का जो भी आप जिसको भी जिम से जानते हैं, जो लोग जिमिंग करते हैं या बॉडी बिल्डिंग, तो आप उनका नाम ही सैल्मोनेला रख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। और आई होप आपके किसी फ्रेंड को ऑफेंड ना करे, बट फिर भी अगर आप भी जिम करते तो आप अपने आप को सैल्मोनेला बोलिए, जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए। स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। फिर हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये हमारा जितना भी कैंड फूड आएगा उसके लिए लिंक होगा। तो लो एसिड कैंड फूड्स के लिए हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे कि बोटुलिनम यानी कि जब हम बोलते हैं तो इसमें बॉटल टाइप से एक अपने आप से निकलता है, तो बॉटल कैन वन एंड द सेम काइंड ऑफ शेप दे हैव। तो फिर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज़ लो एसिड कैंड फूड्स। फिर हमारा टीनिया सोलियम, ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इतना नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे ऑप्शंस में भी देख के कर सकते हैं, पर ये यूजुअली आपका फाइंड होता है पोक एंड इट्स प्रोडक्ट्स में। फिर हमारा शाइजेला, ये हमारा बहुत आता है, तो ये रॉ वेजिटेबल और सैलेड में। जो लोग डाइटिंग करते हैं तो आप उनका नाम जैसे कि शाइजेला रख सकते हैं, तो ऐसे आप याद रह जाएगा। तो जो जिम करते हैं उनके लिए आप रख सकते हैं सैल्मोनेला। फिर उसके बाद क्योंकि वो एग और मीट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं फॉर प्रोटीन सोर्स। फिर स्ट्रेप्टोकोकस हमारा क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स में। क्लोस्ट्रीडियम हमारा ये कैंड फूड में। टीनिया पोर्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स में। और शाइजेला हमारा आ गया रॉ वेजिटेबल एंड सैलड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें क्या करना है, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द फूड्स इन लिस्ट 2। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट तरीके से आता रहता है। तो इन लिस्ट 1 देयर इज सॉर्ब एसिड और सॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, एसिटिक एसिड एंड निसिन। इन लिस्ट 2 इट इज़ जेली, बियर, चीज़, योगर्ट, चटनी, ब्रेड एंड प्रोसेस्ड मीट। तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। छोटे छोटे ट्रिक्स मैं बता सकती हूँ, बट फिर भी डायरेक्टली ही आपको ज़्यादातर याद करने पड़ेंगे। जैसे सॉर्बिक एसिड जो होता है वो हमारा योगर्ट में पाया जाता है। योगर्ट में हल्का सा आप देखेंगे तो हल्का सा खट्टा खट्टा वाला फीलिंग आता है, मतलब कि कभी कभी, मतलब तो वो सॉर्बिक एसिड की वजह से होता है। फिर हमारा बेंजोइक एसिड हमारा जेली में फाइंड होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, तो बेंजोइक एसिड इज़ फॉर जेली। फिर हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा बियर में फाइंड होता है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो आपको वो देता है, एकदम से आप खोलते तो झाग आते हैं। तो ऐसे ही बियर में ऊपर एक फोम रहता है, तो वो क्यों होता है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के। फिर हमारा सोडियम नाइट्रेट हमारा प्रोसेस्ड मीट में यूज़ होता है, क्योरिंग की एज अ क्योरिंग एजेंट यूज़ होता है, वो उसे सॉफ्ट करने के लिए। तो सोडियम नाइट्रेट को आप प्रोसेस्ड मीट की तरह याद करें। फिर एसिटिक एसिड हमारा चटनी में फाइंड होता है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे चटनी जो होती है वो आपकी बहुत आपको खट्टी अच्छी लगती है, तो एसिटिक एसिड और विनेगर जो होता है वो खट्टा खट्टा वाला फील देता है, तो वो आपका, इसको आप सॉर्बिक एसिड से मत कंफ्यूज करिएगा, एसिटिक एसिड एकदम अलग है। तो ज़्यादा चाहिए तो आप उसको एसिटिक एसिड और चटनी।
फिर हमारा निसिन, निसिन जितना भी होता है बटर या फिर इसमें फाइंड होता है। तो अगर आपका बटर, ब्रेड ऐसे करके जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं बटर और चीज़, तो उसमें आपका निसिन एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है। तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे, तो सॉर्बिक एसिड हमारा हो गया योगर्ट में, बेंजोइक एसिड हमारा हो गया जेली में, सल्फ़र डाइऑक्साइड बियर में, सोडियम नाइट्रेट हमारा प्रोसेस्ड मीट में एज अ क्योरिंग एजेंट, एसिटिक एसिड हमारा चटनी में खट्टेपन की वजह से, निसिन हमारा बटर और चीज़ में फॉर फ्लेवर। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आज का लेक्चर में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार सुनेगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इनसे कुछ भी रिलेटेड डाउट है तो आप हमें लिख सकते हैं examination.catalyst@gmail.com पे, या फिर टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ग्रुप है होम साइंस एग्जामिनेशन कैटलिस्ट, उस पर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, या फिर आपको कोई और भी डाउट है तो वो उसके रिलेटेड। और मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि अभी हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन के ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर अनदर 5 डेज़। फिर उसके बाद हम दोबारा फूड एंड न्यूट्रिशन पे आएंगे। तो तब तक मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको अच्छे से समझिए, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।